अच्छा, साइंस सैंपल पेपर, श्वेता साउंड स्क्रीन सब सही है? चलिए, तो साइंस सैंपल पेपर डिस्कशन कर रहे थे टर्म 1 का, उसी में आज कंटिन्यू करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, सी व्हाट इट सेज। इट सेज इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज -4d, यानी लेंस है, ठीक है, जिसका पावर है, वो नहीं कह रहा कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है, हमें पहचानना है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर लेंस है तो ये लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। सबसे प्राइमरी चीज जो आपको बताती है वो है साइन। क्या है साइन? किसका? फोकल लेंथ का, या पावर भी दिया है उसका, या फिर नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन इमेज का, ठीक है। तो इसका मतलब साइन से हम पहचानते हैं कि वो इमेज कैसी होगी और उसके हिसाब से हम पहचानते हैं कि वो लेंस कैसा होगा। लेकिन यहां पे क्या है? फोकल लेंथ दिया हुआ है, पावर सॉरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पावर। पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है -4.0t। तो अब माइनस साइन, माइनस पावर तभी आता है जब फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा। पॉइंट समझ में आया? और फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। किसका? कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ इसका क्या होता है? निगेटिव, तो इसका पावर भी क्या आएगा? निगेटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, तो इसका पावर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि इतना पावर है -4.0d, इसका मतलब ये एक कॉनकेव लेंस है। तो आगे क्या बोल रहा है? देन इट मींस दैट द लेंस इज, ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -50 मीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, तो जब माइनस है तो कॉन्वेक्स वाले दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, कट गए। अब बचा क्या? कॉनकेव लेंस का। अब ये कह रहा है कि फोकल लेंथ, ठीक है, तो फोकल लेंथ यहां पे -50 है और यहां पे -25 है, दोनों में माइनस माइनस है, तो हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर एक जगह माइनस और दूसरी जगह प्लस होता तो वो प्लस फोकल लेंथ वाला भी कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। लेकिन दोनों जगह क्या दिया हुआ है? माइनस माइनस। और मैंने आपको बताया है कि अगर मीटर में हो तो फिर हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं 1/f, और अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, ठीक है। तो अब यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ठीक है। पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है -4, ठीक है, दैट इज -4 1/f। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/-4, यही होगा, ठीक है। तो 1/-4 का मतलब क्या हो गया? 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे 0.25 आएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो अब यहां पे 0.25 है, तो ये जो फोकल लेंथ निगेटिव में आएगा ये किस में होगा? मीटर में। तो देखो क्या यहां पे मीटर में -50 दिया हुआ है और यहां पे आ कितना रहा है? 0.25। अच्छा, अब हम 100/f करते हैं, तो अगर पावर 100/f क्या सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के लिए, तो पावर तो कितना दिया हुआ है? -4, ये हो गया 100/f। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? दैट विल बी 100 कम यहां पे क्या आ जाएगा? -25 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर। दैट मींस द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को पहचानते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में यह कह रहा है कि रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है और जो रेज आ रही है सन से वो 15 सेंटीमीटर पहले कन्वर्ज कर जा रही हैं लेंस के, ठीक है। मींस अगर लेंस ऐसे रखा हुआ है तो जो कन्वर्जेंस है वो इस लेंस के 15 सेंटीमीटर पहले है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में
ऐसे होता है। हम लोगों ने डायग्राम भी बनाया था, एक बार और इसका रिमाइंडर ले लेते हैं। मान लो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सामने की तरफ होता है, इसलिए फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव। अब यहां पे हमारी रे आ रही है और ये कर जा रही है डाइवर्ज, तो इसका जो वर्चुअल पार्ट होगा वो यहां पे आएगा। ठीक है, ये हो जा रही है कन्वर्ज, ये कन्वर्ज होके कहां पे आती है, फोकस पे आती है। ठीक है, तो वर्चुअली कन्वर्ज कर रही है, रियली क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो कह रही जो कन्वर्ज कर रहा है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर पहले, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इधर से, ऑब्जेक्ट से यानी सन से जो रे आ रही है वो इधर से आ रही है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कह रहा है कि ये जो लेंस से और जहां पे कन्वर्ज कर रहा है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है यहां से। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या होगा, फोकल लेंथ होगा ना। ठीक है, क्यों, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये सब हमने इंफॉर्मेशन फटाक से निकाल ली, कहां से, जो गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे ये सारी चीजें डिड्यूस कर ली। आगे क्या बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ, अच्छा कौन, सॉरी 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 ये है दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, सॉरी मैं कॉनकेव लेंस बोल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो हम दोबारा इसको समझ लेते हैं। यह है कॉनकेव मिरर, मैं कॉनकेव लेंस मैंने पढ़ लिया था उसको। इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, कॉनकेव मिरर। ठीक है, व्हाट इट विल बी, पोल, इट विल बी फोकस, दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां पे ये बोल रहा है कि जो रेस कन्वर्ज कर रही हैं 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कन्वर्जेंस कहां पे होगा, अगर एक लाइट रे आ रही है, फिर से इसको समझते हैं, तो जाहिर सी बात है कन्वर्जेंस किस पे होता है, फोकस पे होता है, इसमें तो कोई डाउट किसी को है नहीं। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब फोकल लेंथ इसका कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बताओ फोकल लेंथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, देखो, where should an object be placed so that the size of the image is equal to size of the object। ऐसी कौन सी पोजीशन होती है जहां पे साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज बनेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होगा मिरर से, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लो, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, बिटवीन 15 एंड 30, 15 एंड 30 का मतलब क्या हो गया, CNF, क्योंकि 15 सेंटीमीटर पे फोकस है और 30 सेंटीमीटर पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बिटवीन CNF का मतलब क्या हो गया यहां पे, बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, और मोर देन 30 सेंटीमीटर, ये भी ऑप्शन गलत। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी एंड दैट विल बी सेम साइज। वही तो बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। बताया था सैंपल पेपर डिस्कशन में, लास्ट वाले, अभी उस पे आ जाएंगे। देखो, लास्ट सैंपल पेपर डिस्कशन में बताया था कि ये क्या होगा, क्योंकि नेट एनर्जी क्या होती है, निकलती है, हीट, नेट, तो एक्सोथर्मिक होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैंने कब किया रॉन्ग, कहां पे, मतलब ऑप्शन गलत। हाँ हाँ,
एक मिनट। अगर मैंने यहां पे गलत पे लगा दिया होगा तो वो अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, वो मैं क्लास के बाद कर दूंगा। देखो यहां पे लिखा हुआ ना, ठीक है, वो सही हो जाएगा। ए इज फॉल्स ही होगा, दैट विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, लो अभी तुम्हारे सामने ही कर दे रहा हूं। सेलेक्ट ए करेक्शन मेथड, रीवैल्यूएशन रिजल्ट, प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स, नो चेंज ऑन ऑलरेडी अटेम्प्टेड रीवैल्यूएशन रिजल्ट। ठीक है, हो गया। अब जाके देखना वो करेक्ट दिखाएगा। अब हाईफाई टेक्नोलॉजी, हाँ क्या चीज नहीं, हाँ ये टेस्ट पोर्टल जो है ये अलग से है, इसके लिए पेमेंट जाता है। हाँ उसके बाद लिंक करते हैं उसको अजीजिया से। वो उसी ऐप से ही लिंक हो सकता है, मतलब और किसी पे जो मैं फ्री रखूंगा ना, फ्री इन द सेंस कोई ऐसा टेस्ट है जो अपने प्रमोशन के लिए या आपने फ्री सेक्शन में देखा होगा तो उसका लिंक जनरेट हो जाता है, वो मैं किसी को भी भेज सकता हूं। ठीक है, मतलब जस्ट फॉर प्रमोशन एंड ऑल, तो उसमें करना पड़ता है कि आप ये बैच में लिंक करना चाहते हैं या इसको प्रमोट यानी कि फ्री देना चाहते हैं। ठीक है, वो इस वजह से उस पे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, व्हाट इट सेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन और आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्बेंट। अब देखो फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, तो हमने जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, वेदर इट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, तो अगर हेटरोट्रॉफिक में देखेंगे तो सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और होलोजोइक है। होलोजोइक की बात करें तो उसमें माउथ से इंजेक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ब्रेकडाउन, न कि बाहर। ऐसा नहीं है कि बाहर ब्रेकडाउन हो गया अब उसको सक कर रहे हैं। अब बचे दो, कौन कौन से, पैरासिटिक और दैट इज सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो अब यहां पे अगर सैप्रोफिटिक की बात करेंगे तो जो कि किस पे फीड करता है, ठीक है, ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, बाहर वो जो मटेरियल है कॉम्प्लेक्स डाइजेस्ट होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, उसके बाद उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अब यहां पे देखो कौन कौन से, पहले में क्या दिया हुआ, मशरूम, ठीक है, फंगस है, ओके, ये ये आता है इसमें, किसमें किसमें, सैप्रोफिटिक में, सैप्रोफिटिक, नॉट इट इज नॉट अ पैरासिटिक फंगस। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आ गया, ग्रीन प्लांट्स में तो क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, तो ऑटोट्रॉफिक है, ये तो ऑप्शन पहली क्योंकि गलत हो गया क्योंकि प्लांट्स आ गए। ठीक है, दूसरा है यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, अब ब्रेड मोल्ड आपका जो दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ब्रेड मोल्ड राइजोपस को बोलते हैं। ठीक है, मशरूम भी, ये भी फंगस है, ये भी फंगस है और ये भी फंगस है, इसको रख लेते हैं बैकअप में। अब आ गया नेक्स्ट पैरामीशियम, पैरामीशियम जैसे ही आ गया तो ये होलोजोइक हो गया। ठीक है, तो होलोजोइक तो इसमें आएगा ही नहीं ना, क्योंकि कह रहा है ब्रेकडाउन कहां पे हो रहा है, बॉडी के बाहर। नेक्स्ट है कैस्कटा यानी अमरबेल, पैरासाइट, लाइस, दिस इज अ पैरासाइट, एंड टेपवर्म, दैट इज अ पैरासाइट। तो अब बताओ, फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब्ड इन, तो ये तो पैरासाइट है, पैरासाइट तो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट डिराइव ही कर रहा है,
ठीक है, और होस्ट को मरने भी नहीं दे रहा है, लेकिन होस्ट की हालत भी खराब हो जाती है। तो पैरासाइट भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि फूड मटेरियल जो ब्रेक करके और उसको एब्जॉर्ब करे, तो दैट इज व्हाट सैप्रोफाइट्स। और किसकी मदद से ब्रेक करते हैं? एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? दैट इज बी। ठीक है, सैप्रोफाइट्स कौन से आएंगे इसमें? सैप्रोफाइट्स, यानी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें आएगा। ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। नाउ व्हाट इट सेज, इन अ पर्सन द टिब्यूल पार्ट ऑफ, टिब्यूल पार्ट कौन सा हो गया? टिब्यूल पार्ट नेफ्रॉन में, यस, दो टिब्यूल पढ़े, बेसिकली तीन पढ़ा, पीसीटी प्रॉक्सिमल, एक है लूप ऑफ हेनले, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और एक पढ़ा डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो कह रहे हैं इन द पर्सन द टिब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, मतलब टिब्यूल पार्ट एकदम फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन? अब देखो, जब टिब्यूल पार्ट वर्क ही नहीं कर रहा है तो ना सिक्रीशन हो पाएगा, ना रीएब्जॉर्प्शन हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, यानी जो कुछ फिल्टर आउट हो गया वो एज इट इज निकलेगा। ठीक है, तो यूरिन विल नॉट बी फॉर्म, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, तो अनअफेक्टेड तो नहीं रहेगी भाई, उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब यहां पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि जो यूरिन है उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा। ठीक है, दैट कुड बी वन। ठीक है, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, पानी ज्यादा होगा, तो पानी कहां से ज्यादा होगा? ब्लड से सारी चीजें फिल्टर आउट हो जा रही हैं, तो उसमें जैसे बताया गया है कि अगर टिब्यूल पार्ट नहीं वर्क करेगा। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पीसीटी और डीसीटी पे लूप ऑफ हेनले जो है उसको एक्सक्लूडेड करके भी पूछ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर मैं 10th क्लास के लिहाज से पूछूं तो ये पूरे को टिब्यूल पूछ रहा है, क्योंकि कह रहा है कि एक तो हो गया मालपाइन कॉर्पुसल, फिर हो गया टिब्यूल पार्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और एक हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो जब ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है सारा का सारा, तो उसमें से प्रोटीन नहीं होगा, सेल्स नहीं होंगे, उसमें आपका प्लाज्मा का पार्ट होगा, न्यूट्रिशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन? तो आपके लिहाज से क्या लग रहा है आपको? यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, या यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, या फिर यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड? क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस में से, क्योंकि बी तो एकदम नहीं है, लेकिन ए सी डी में से कोई एक है, बताओ कौन सा होगा, फिर मैं बताऊंगा। बताओ, क्यों ए होगा, क्यों सी होगा, क्यों डी होगा? आंसर भी होगा, उसका रीजन है, हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, नेफ्रॉन के फंक्शन को पढ़ा। ए, श्वेता कह रही ए, कोई कह रहा है सी। देखो, अगर तुम चलो पीसीटी की बात करते हैं, तो पीसीटी में मेन रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब सब कुछ उसी में होगा, किसके अंदर? दैट इज इन द ट्यूब्यूल, यानी प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, ड्रग्स, विटामिन्स, सब कुछ, आयंस, सब कुछ उसी में है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर आप यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है सोल्यूट उसमें ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। ठीक है, और यूरिन डाइल्यूटेड है, मतलब पानी बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब सारे ब्लड का पानी ही निकल गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ भाई, अच्छा चलो, कंफ्यूजन ये देखो, सी है, चौक जाओगे। अरे भैया कहां गया?
यस, क्यों? क्यों? रीजन क्या है? व्हाई इट विल बी मोर डाइल्यूटेड? क्योंकि यस, जब ब्लड फिल्टर आउट होता है तो प्लाज्मा का पोर्शन भी तो है फिल्ट्रेट में, और जब ये लूप ऑफ हेनले तक पहुंचेगा तो वहां पे डिसाइड होगा कि वाटर आयन कंसेंट्रेशन क्या है बॉडी में। उसके लिहाज से फिर वहां लूप ऑफ हेनले से क्या होगा, वाटर या तो रीअब्सॉर्ब होगा या तो वाटर उसमें सिक्रीट कर दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो जब ये वर्क ही नहीं कर रहा है तो प्लाज्मा का जो पानी है, जो कि 90% वाटर होता है ब्लड का पार्ट, ठीक है, तो क्या होगा? क्योंकि वो जो नीचे, याद करो मैंने आपको बताया था जब यहां पे बाउमिन्स कैप्सूल बनाया था और यहां पे ये सारी चीजें थी, फिर यहां पे मैं ब्लड वेसल कैपिलरीज को ले आया था नीचे। तो जब ट्यूब्यूल ब्लॉक्ड है तो जाहिर सी बात है रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ब्लड में प्लाज्मा का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और सब कुछ क्या हो जाएगा? यूरिन में चला जाएगा। वहीं समझ में आया? ये एकदम क्रॉनिक केस जिसको कह सकते हैं, जहां पे अब किडनी एकदम काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। कहां से पानी आएगा? ब्लड के प्लाज्मा का पार्ट होगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि और बाकी चीजें तो होंगी लेकिन साथ साथ प्लाज्मा का वाटर भी तो होगा, और प्लाज्मा जो 55% ब्लड का पार्ट होता है उसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है। तो देयर विल बी मोर डाइल्यूशन, ठीक है। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोल रहा है? इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्रेम फ्रॉम बाय अ लेंस, देखो रियल इमेज है, रियल इमेज बाय अ कैंडल ऑफ अ कैंडल फ्रेम फॉर्म बाय अ लेंस। तो लेंस में रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है? कॉन्वेक्स। तो पहले श्योर शॉट हम हो गए कि इस यहां पे लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। लिख ले रहे, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। और रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज का मतलब कैसी होगी? इन्वर्टेड लेंस में, ठीक है। is 3 times the size of the flame and the distance between the lens and the image is 80 सेंटीमीटर। ये कह रहा है जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज इसका क्या है? अगर ऑब्जेक्ट x है तो इमेज इसकी क्या है? 3x है, 3 गुना बड़ी बनती है, ठीक है। और लेंस से और इस इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? 80 प्लस 80 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट डिस्टेंस शुड बी द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। लेंस के डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, लेंस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना होना चाहिए, यानी यू हमें फाइंड आउट करना है। और यू हमेशा क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? वी दी हुई है, और क्या दिया हुआ है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यहां पे क्या है? 3। पॉइंट समझ में आया? क्यों? क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन मैंने यहां पे लिखा 3, तो मैग्निफिकेशन प्लस होगा यहां पे कि माइनस होगा? यस। क्यों? क्योंकि रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज में क्या साइन होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पे मैग्निफिकेशन क्या होगा? -3। अब देखो u की वैल्यू निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन लेंस में फॉर्मूला क्या हो जाता है? v/u, यही होता है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? -3। v की वैल्यू कितनी है? 80, और u हमें निकालना है, तो देखो u क्या आ जाएगा? -80/3 सेंटीमीटर। देखो u निगेटिव आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब हम करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। अब वही था, आप m की वैल्यू क्या ले लेते हैं यहां पे? 3, तो फिर आता सही, गलत आता। क्यों? क्योंकि आपके चारों ऑप्शन में बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है वो, माइनस के साथ भी प्लस के साथ। इत्तेफाक से इसने यहां पे चारों निगेटिव लिए हुए हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मान लो अगर यहां पे -80/3 होता और दूसरा ऑप्शन और मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 ले लेता, तो फिर ये इस पे लगा देते कि नहीं लगा देते? गलत होता, सही होता? अरे मैं तो सब सही करके आया था, सब सही हुआ है, और पता चला यहां आ गया ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से
तो यहां पे हमें किस पे ध्यान देना है, वैल्यूज पे और साइंस पे। v यहां पे क्या होगा, प्लस 80 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कैसे, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है इमेज 3 टाइम्स है, रियल इमेज है, रियल इमेज मतलब नेगेटिव साइन, और 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। दैट्स इट। तो u हमारा कैलकुलेट होके आ गया, दैट इज d। लेट अस रिकन्फर्म इट, बट आई एम श्योर दैट इज d। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, इस पे था। अच्छा, कई सारे ऑप्शन है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 44। नाउ व्हाट इट सेज, व्हाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नलिनी कुड कंक्लूडेड द फॉलोइंग। नंबर 1, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है और यहां पे क्या दिया हुआ है, एक मिरर। अब यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम ये जानते हैं कि जब देखो, जब मिरर पे रे फॉल करेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। क्योंकि जो सी पे होता है वो किधर जाता है, सी से ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि सी से इमेज यानी कि जो रे है वो जा रही है, और फिर उसके बाद यहां पे वर्चुअल पार्ट शो किया है उन्होंने। ठीक है, तो कह रहे द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। ये कह रहा है इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, सेकेंड, the reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in opposite direction। मतलब incident ray ऐसे जा रही है तो reflected ray ऐसे, मतलब ये inference निकाल रही है, नलिनी जो है वो result निकाल रही है। थर्ड क्या है, the image of the object will be inverted, यानी इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड कौन सी इमेज बनती है, रियल बनती है। तो यहां पे देखो फर्स्ट और थर्ड इसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो फिर इरेक्ट होगी, और अगर रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड। तो एक तरफ तो नली बोल रही है कि वर्चुअल इमेज है और एक तरफ बोल रही है कि इन्वर्टेड इमेज है, तो ये तो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर जो होता है तो उसका फोकल लेंथ हम वापस लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है। ठीक है, अब कह रहा हूं विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगर यहां पे हम गौर से देखें, अब ऑप्शन की तरफ आते हैं, तो यहां पे मिनिमम 2 है और बाकी 3 है। ठीक है, यानी चारों को भी बोल रहा है कि करेक्ट है, तो चारों वाला तो एकदम नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ बोल रहा है इन्वर्टेड इमेज और एक तरफ बोल रहा है वर्चुअल, तो इसका मतलब डी वाला तो होगा ही नहीं करेक्ट में। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, कैसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं अपने चांसेस को, कैसे गलत होने के चांसेस को कम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कह रहा है सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। ठीक है, तो अगर देखो ये कह रहा है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, करेक्ट स्टेटमेंट। इमेज इन्वर्टेड बनेगी, करेक्ट स्टेटमेंट। रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सी से जो रे जाती है वो सी पे ही क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमारे क्या स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, करेक्ट दिख रहे हैं, और फर्स्ट वाला हमारा क्या दिख रहा है, इनकरेक्ट दिख रहा है। सो लेट अस सी दैट कि यहां पे क्या ऑप्शन है, दैट इज सी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो यहां पे वही बोल रहा था कि ये जो हमारे पास डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट है। ठीक है, वो चीज हमने यहां पे फाइंड आउट की। तो ये मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स क्यों नहीं। यस, देखो अगर कॉन्वेक्स होता तो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसके सामने ही ऑब्जेक्ट होता ना। तो मान लो हमने इसको कॉन्वेक्स मान लिया तो ये ऐसे होगा ना, ऐसे भी देखो, मतलब अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमने सही किया नहीं किया। तो अगर कॉन्वेक्स होता तो इस टाइप से होता, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट पीछे कैसे रखा रहेगा मिरर के, ऑब्जेक्ट तो सामने रहेगा ना। तो वैसे ही यहां पे ये गलत हो गया,
कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है। तो जब कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, देखो सी और एफ के बीच में, तो ऑब्वियसली इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी। इमेज कैसे बनती है ये सब मैं बता रहा हूं आपको, क्या चेकिंग कैसे कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कैसे कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर ये कंफर्म हो गया। अब कॉनकेव मिरर में सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, तो जब बियॉन्ड सी बनेगी तो कैसी इमेज बनेगी, रियल स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी से रे इंसिडेंट हो रही है तो सी से ही क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, वर्चुअल हो गई नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। यस, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ये सब मैं बता रहा हूं तरीके कि कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब यहां पे मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4 ये डिफरेंट मीडिया दिए हुए हैं। और क्या बोल रहा है, इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया। इट इज नोटेड दैट बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, बट एंगल 2 ये वाला इज लेस देन एंगल 1। पॉइंट समझ में आया, यानी ये जो एंगल 2 है, एंगल 1 बड़ा है किससे, एंगल 2 से। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 से क्या है, बड़ा है। और एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, तो इसका मतलब बहुत ध्यान से देखो, एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है तो इसका मतलब एंगल 3 भी बड़ा है एंगल 2 से, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 सब इक्वल है। और एंगल 4 भी बड़ा है एंगल 2 से, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 आपस में क्या है, इक्वल है। ये सब हम अंदाजा लगा रहे हैं। अब आगे क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब देखो एंगल 1 बड़ा है एंगल 2 छोटा है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ है। ठीक है, मींस देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ आई है। ठीक है, तो ये बताओ मीडियम 2 डेंसर होगा या रेयरर होगा, यानी मीडियम 1 के कंपैरिजन में ये क्या होगा, डेंसर, और ये क्या होगा, रेयरर। क्योंकि अगर डेंसर नहीं होता, रेयरर होता, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर हो जाती, और जब दूर हो जाती तो इसका मतलब ये एंगल 2 बड़ा हो जाता। ठीक है, देखिए एक बार और देख लेते हैं जो और बच्चे, जैसे मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मल है, अब ये इंसिडेंट रे आ रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर ये मान लो कि रेयरर है, मतलब एयर है, और ये वाटर है, मींस डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आ रही है और वो नॉर्मल से ऐसे दूर हो गई रिफ्रैक्टेड रे, तो अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा। तो इसका मतलब ये वाला मीडियम क्या होगा, रेयरर हल्का, और ये वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर। तो चलो अब यहां पे क्या बोल रहा है, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3, यानी कि मीडियम 1 जो है मीडियम 3 से ज्यादा डेंसर है। आगे क्या बोल रहा है, बट इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2, यानी ये मीडियम 1 और मीडियम 3 में देखा जाए तो मीडियम 1 ज्यादा डेंसर है 3 से। ठीक है, लेकिन मीडियम 2 और मीडियम 1 की डेंसिटी इक्वल है। अगर इक्वल होती तो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता। ठीक है, तो यहां पे ये ऑप्शन ए पहले ही इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3। पॉइंट समझ में आया। और क्या बोल रहा है, बट इट्स डेंसिटी इज, इट्स किसको बोल रहा है, मीडियम 1 को, इज इक्वल टू मीडियम 2, नहीं, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन दिख रहा है। तो जब रिफ्रैक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, मीडियम 2 इज रेयरेस्ट मीडियम, मीडियम 2 सबसे हल्का मीडियम है, यानी मीडियम 1, मीडियम 3, अगेन दिस, अच्छा अगेन दिस इज मीडियम 1। ठीक है, मतलब मान लो ये एयर है तो ये भी क्या है, एयर है, और ये दो मीडिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मीडियम 2 और मीडियम 3। तो एंगल 1 यहां पे है और एंगल 2 में रिफ्रैक्शन दिख रहा है, उसके बाद एंगल 3 यानी जो एंगल यहां पे वहीं से ये रिफ्रैक्ट कर रही है उतनी एंगल पे,
फिर उसके बाद यहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन दिख रहा है? देखो यहां पे कोई रिफ्रैक्शन दिख रहा है? अगर रिफ्रैक्शन नहीं दिख रहा है इसका मतलब मीडियम 3 और मीडियम 1 क्या है? सेम है ना, क्योंकि देखो यहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन तुम्हें दिख रहा है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी जवाब दीजिए। देखो यहां पे ये इंसिडेंट रे आ रही है तो ये सीधा सीधा चली जा रही है ना, दिख रहा है? तो यानी कि एंगल 4 यहां पे क्या हो गया? इक्वल, मींस नो रिफ्रैक्शन इज सीन ओवर हियर। तो यहां पे क्या बोल रहा है? मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट। मीडियम 2 सबसे हल्का मीडियम है। अगर हल्का होता है तो यहां रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ क्यों जाता है? नॉर्मल से दूर चला जाता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बी भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड, मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1। ये कह रहा है मीडियम 3 जो है मीडियम 1 से डेंसर है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम। ये कह रहा 1 और 3 सेम है, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3। दिस इज करेक्ट, क्योंकि देखो यहां पे मीडियम 2 में हमें क्या दिख रहा है? रिफ्रैक्शन। किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब डेंसर। अब एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 ये आपस में क्या है? इक्वल है। और यहां पे बोल रहा है ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, मतलब ये दोनों सेम है। बचा क्या? और मीडियम 3 से जब मीडियम 1 में आ रहा है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सेम है। तो इसका मतलब दे आर एसेंशियली द सेम मीडियम। ठीक है, तो 1 और 3 सेम हो गए। 2 में हमें रिफ्रैक्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 ज्यादा डेंसर है किससे? 1 और 3 से। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, क्यों ऑप्शन डी होगा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और वैसे भी इतना एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था, लेकिन अगर एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब आपस में क्या है? इक्वल है, दैट मींस द मीडिया आर सेम। और थोड़ा सा मैं टाइम और लूंगा, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। लेट मी शो यू विद दिस, क्योंकि जो भी देखेगा इस वीडियो को ताकि उसको और क्लियर हो जाए। चलो जब तक आगे क्वेश्चन के लिए, जब तक ये ओपन हो जाए, ठीक है, साइमुलेशन इसको हम बैक में देख लेंगे, ये ओपन हो जाए बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है? दैट इज 1.65। 1.65 है। तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर? अगर सिर्फ एक ही मटेरियल का दिया हुआ है तो वो एयर के रेस्पेक्ट में दिया होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड दैट फॉर ऑल अल्कोहल इज 1.36, यानी कि अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.36। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका कम है, मतलब ये डेंसर है और ये रेयरर है। पॉइंट समझ में आया? तो इसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol?
अब ये कह रहा है कि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्कोहल के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1 इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, यही होता है। तो अब ग्लास नीचे है तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, ग्लास, और नीचे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। And also refractive index of 2 to 1 is inversely proportional to refractive index of 1 to 2। ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा 1.65 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगा 1.36। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जल्दी से करो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम 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 टाइम, 1.65 divided by 1.36, that will give you 1.21. So this B will be the option. So let us match with the solutions 46B, that is 1. ठीक है, तो अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का पूछा जाता है जिसके रेस्पेक्ट में, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में तो उसका रेशियो लेंगे। तो अक्सर बच्चे, हालांकि ये कंफ्यूजन ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में क्लियर कर दिया है कि जिसका पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ऊपर लिखा जाएगा और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है वो नीचे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन में वेलोसिटीज दी हुई हो, क्या यहां पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसकी जगह दिया होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू अल्कोहल क्या हो जाता, वेलोसिटी ऑफ अल्कोहल अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, यानी ये वाला ऊपर लिखा जाता और ये वाला नीचे। बस ये फर्क रहता है वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट इज 47। ठीक है, नाउ व्हाट इट सेज, अब देखो बोल रहा है द अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट हाइट इज 2 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, तो या तो हम सेंटीमीटर में कर लें या तो मीटर में। ठीक है, तो एक ही यूनिट में करना रहेगा। तो अगर यहां पे और आगे क्या दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यू कितना दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो अगर फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज यहां पे वर्चुअल है क्योंकि इरेक्ट बन रही है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, दैट इज HI। ठीक है, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, यस पॉजिटिव आएगा, तो सब पॉजिटिव है। यानी हम क्यों कर रहे हैं, ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि हो सकता है वहां निगेटिव में दिया हो, तो जितने निगेटिव वाले हो वो सब आप कैंसिल आउट करोगे, या रियल इमेज दिखा रहा हो तो जितने निगेटिव वाले हैं उसके अलावा अगर पॉजिटिव वाले होंगे उसको पहले ही काट दो आंसर को, यानी वो होगा ही नहीं, तो आप फिर बच जाओगे ना, 2 बचा 3 बचा या अकेले ही बचे हो सकता है। ठीक है, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट फॉर योर सोल्यूशन। अब यहां पे हमें निकालना हाइट ऑफ द इमेज, तो HI किसके रेस्पेक्ट में आ सकता है, V और U के रेस्पेक्ट में आ सकता है। अब फोकल लेंथ दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे, C है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 2 mm, यही तो दिया हुआ है 2 mm। ठीक है, और U कितना दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर, हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। ठीक है, अब हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए देखो ये सेंटीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, यानी कि मैक्सिमम आंसर्स किस में दिए हुए हैं मिलीमीटर में, लेकिन सेंटीमीटर में भी आने के चांसेस है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 100 मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा 50 मिलीमीटर, ये तो होगा। ठीक है, अब चलो 1/f क्या हो जाएगा 1/v प्लस, यस लेंस है -1/u, तो ये हो जाएगा 1/100, सब mm में आएगा। ठीक है, 1/v, v कहां कितना दिया हुआ है हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी। ठीक है, -1/-50, व्हाट इट विल गिव यू 1/v। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज करोगे फिर से ये क्या हो जाएगा
माइनस, पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? 100 और 50 का क्या होगा एलसीएम? 100, क्योंकि 150 का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो कितना आ गया? -1/100, दैट इज -100। तो v क्या आ गया? दैट इज -100 मिलीमीटर, v आ गया। ठीक है, अब v देखो निगेटिव में आ रहा है, अब यहां पे मैच करो, इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही है, तो v निगेटिव में आना मतलब करेक्ट जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? हाइट ऑफ द इमेज। अब HI/HO क्या होता है? मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? V/U। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, व्हाट इट विल गिव यू? HI हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 mm दिया हुआ है, V कितना आया? -100, और U कितना दिया हुआ है? -50। देखो अब HI पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट है, क्योंकि इमेज ऊपर की तरफ बन रही है और वो पॉजिटिव भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम करेक्ट जा रहे हैं। तो कितना आ गया? हाइट ऑफ द इमेज आ गई कितनी? 4 mm। कितनी आई? जस्ट डबल। मैग्निफिकेशन इसका मतलब 2 है, तो मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ द इमेज आई 4 mm, तो यहां mm में दिया हुआ है, तो इसका मतलब C हमारा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। अगर 4 mm आता और सेंटीमीटर में होता है तो फटाक से किस में हम कन्वर्ट कर देते हैं? सेंटीमीटर में। 4 mm का मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया? डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 0.4 सेंटीमीटर। हाँ भाई, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन, यूनिट्स पे ध्यान देना, ये सब चीजें बोर्ड के सैंपल पेपर्स में है, मतलब ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जल्दीबाजी में यूनिट्स, साइन और इन सब पे, क्योंकि देखो ज्यादातर गलती होने के चांसेस इन्हीं सारे क्वेश्चंस में होते हैं, और खास करके जो मिरर और लेंस वाले होते हैं। थोड़ा सा बस अलर्टनेस चाहिए और आप एकदम सही करके आओगे, बस थोड़ा सा अलर्टनेस चाहिए, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू नेक्स्ट। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं? अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैलिएबल है, यस, ये मैलिएबल नहीं है, कुछ एलिमेंट्स को उसने किया, ये मैलिएबल नहीं है, ये मैलिएबल नहीं है। तो अगर मैलिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होंगे? नॉन मेटल, और ये क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? मेटल। ठीक है, आगे डक्टाइल, यस, नो, नो, चांसेस बढ़ गए कि ये मेटल होगा, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यस, 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 नो, तो इसका मतलब ये ऐसा मेटल है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ज्यादातर होती है। ये ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, पॉसिबल है, बिल्कुल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकता है, ग्रेफाइट इज द एग्जांपल। जेड एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। क्या ऐसा कोई मेटल है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना शो कर? तो और पता है सुपर कंडक्टर जब आप +2 में पढ़ोगे तो मरकरी वो है जो सुपर कंडक्टर्स, मतलब एक बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी जिंदगी सप्लाई लेते हो, लेकिन वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो सेटअप करना पड़ेगा इतना, उसमें कॉस्ट ज्यादा जाएगी, नहीं तो उसमें बिजली हर वक्त मौजूद रहेगी। यस, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, लो, लो, यस, हाई क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है मेटल है। लो क्यों होगा? जो नॉन मेटल। तो कह रहा विच ऑफ दीज एलिमेंट्स, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड फॉर यूजेज। अब देखो मिस्टेक हो सकती है, बोर्ड का सैंपल पेपर बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया, बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो देखो यहां पे है ना मिसप्रिंटिंग है ना, इससे पहले भी क्वेश्चन आए थे मिसप्रिंटिंग, तो मिसप्रिंटिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, यहां पे क्या, वर डिस्कार्डेड फॉर यूजेज बाय द कंपनी, तो किसको वो डिस्कार्ड करेगी? यूजेज के लिए। ठीक है, उसको क्या बनाना है? केबल बनाना है, तो किसको डिस्कार्ड किया जाएगा बताओ? किस एलिमेंट की, किन एलिमेंट्स को डिस्कार्ड किया जाएगा? WXY मतलब इसको इसको इसको, XYZ इसको इसको इसको। केबल के लिए क्या चाहिए? मेटल, मेटल चाहिए ना, तो इसका मतलब नॉन मेटल तो चाहिए ही नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितनी अच्छी हो, लेकिन नॉन मेटल तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ना वो डक्टाइल होंगे ना वो मेलिएबल, और केबल के लिए हमें एक तो डक्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो डक्टिलिटी X और Y की अच्छी नहीं है, तो जहां पे X और Y होंगे वो नहीं लिए जाएंगे जनरली। Which of these elements were discarded?
डिस्कार्डेड, हटा दिया, भाई इसका केबल नहीं बनाना मुझे, तो क्या तुम इस एक्स और वाई नॉन मेटल का केबल तैयार करोगे? ठीक है, इसका मतलब एक्स और वाई डिस्कार्ड किए जाएंगे। तो अब यहां पे सिर्फ एक्स है, इसको समझो, वाई नहीं है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला ऑप्शन नहीं है, डी भी ऑप्शन नहीं है। अब बचा एक्स वाई, इसमें है, और एक्स वाई, यानी एक्स और वाई को तो निकालना ही निकालना है ना भाई, कि एक्स को रखना वाई को रखना, ऐसा तो नहीं है, एक्स को भी निकालना है, वाई को भी निकालना है, और ऐसे नॉन मेटल को भी निकालना है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ही नहीं। तो क्या उसका केबल तैयार करोगे? वायर खरीदेंगे लोग? ये बताओ, ऐसे मेटल की जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ही नहीं। तो इसका मतलब एक्स, वाई और जेड विल बी डिस्कार्डेड बाय द कंपनी। समझ रहे कैसे कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं यहां पे, कि कौन से, तो ये तो होंगे ही नहीं, तो ये पहले ही हो गए, तो ये दोनों जिसमें है वो ऑप्शन होगा, क्योंकि उसको डिस्कार्ड करना है। तो दोनों किस में थे? ए और बी में। सी और डी में सिर्फ एक है, वाई था ही नहीं, तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन नहीं। अब बचा एक्स और वाई, उसके साथ एक जगह जेड है, एक जगह डब्ल्यू। भाई ये मेटल भी है, डक्टाइल भी, तार भी बन सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, जल्दी गलेगा नहीं, तो इसका मतलब केबल इसकी बनाई जाएगी। तो इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बाकी सबको निकाल देंगे। एक्स और वाई क्यों निकाला? नॉन मेटल। जेड को क्यों निकाला? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ही नहीं, और बनाना क्या है? केबल है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपके आते हैं क्वेश्चंस। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, सी कंसिस्ट ऑफ 3 केसेस फॉलोड बाय क्वेश्चंस। देयर आर टोटल 3 केसेस है, 12 क्वेश्चंस। ठीक है, इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ये क्या बोल रहा है? 12 क्वेश्चन है, एनी 10, और जो शुरू के 10 आप सॉल्व करोगे वो यस। इसीलिए अगर आपने सॉल्व किया, क्योंकि आपने, एक तो सबसे अच्छा यही होता है कि पहले एक बार नजर मार लीजिए, 20 मिनट मिलेगा पेपर के लिए, पेपर रीड करने के लिए। अब 20 मिनट हो गया, ठीक है, तो अब यहां पे, हाँ, अब 11:30 बजे से होगा, न कि 10:30, तो 20 मिनट मिलेगा। तो ये जो सैंपल पेपर दिया था इसीलिए दिया था क्योंकि आपको पता है सेम इसी के बेसिस पे आएगा। तो जब आपको पता है, फटाक से आप जाओगे ना, यार मुझे सेक्शन सी से शुरू के 10 करने थे, तो चलो रीड करते हैं, पर 20 मिनट में यही सब तो किया जाता है। सैंपल पेपर गया है, इसीलिए एक दिन पहले जरूर से एक बार सैंपल पेपर को देखिएगा, क्योंकि वहां पहुंच के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। वो जो 20 मिनट मुझे रीडिंग टाइम दिया जाएगा, उसमें यही सब किया था, अच्छा यार ये केस ओके ये कुछ आ रहा है, तो चलो ये मैं अटेम्प्ट करूंगा। क्योंकि मान लीजिए आपने किया 10, जिसमें से 2 गलत है, बाद में आपको लगा अरे यार ये 11-12 तो और सही से आ रहा है, इसको कर लेते, तो वो जो 10 सॉल्व किए उसमें से किसी एक को ऐसे सिंगल लाइन से कैंसिल कर देना, काट देना, क्योंकि जो शुरू के 10 होंगे वो क्या किए जाएंगे? काउंट किया। मान लो आपने क्वेश्चन किया, मान लो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 4 5 10 ये लिख दिया, कर दिया, ठीक है। अब पता चला ये जो 3 और 4 था ये गलत लग रहा है मुझे, लेकिन अब जो ये 11वां और 12वां वाला है ये तो यार एकदम सॉलिड मुझे आता है, ठीक है, इसको कर दो, और इस 3 और 4 को एक सिंगल लाइन से क्या कर दो? काट दो। कहां पे? अच्छा सॉरी, OMR शीट होगी, OMR शीट होगी, यस OMR, सॉरी, ठीक है, OMR शीट होगी, तो वहां पे तो और ध्यान देना है। इसीलिए रीडिंग टाइम पे मेरे दिमाग में वो आ गया सब्जेक्टिव, ठीक है, रीडिंग टाइम में अपने को डिसाइड कर लेना है कि कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है। और OMR शीट कभी भी याद रखो कि ये नहीं करते कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बुक पे क्वेश्चन बुकलेट पे लगा लिया, फर्स्ट का A है, सेकंड का B है, थर्ड का C है, फोर्थ का भी C है, फिफ्थ का B है, ये करके लगा लिया। अब OMR शीट रख रहे हैं, लास्ट में भरना शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती होती है, द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं बाद में आप घबरा जाओ, टाइम कम बचे, कुछ भी हो, एक भी आपने गलत ऑर्डर लिया सब OMR गलत हो जाएगी। इसलिए सॉल्व करो, उसका आंसर देखो, OMR शीट में 1 का B है, वहीं उसको क्या कर दो? सर्कल, दैट्स इट। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, डरने की क्या जरूरत है। हाँ श्योर शॉट इसीलिए कि चलो अब सेकंड नहीं आ रहा, चलो थर्ड कर लेते हैं, थर्ड किया, उसके आगे फौरन लगाया। ये नहीं करना इसमें टिक लगा लिया और बाद में करने बैठेंगे, अक्सर देखा गया है, दैट इज द वर्स्ट जिसको कहते हैं मेथड अभी तक का।
कि पहले क्वेश्चन पेपर में लगा लिया फिर ओएमआर शीट में लगा रहे हैं बैठ के, और अक्सर गलत होता है। 90 to 95% चांसेस होते गलत कर देंगे उसको। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल जरूर रखना है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, द सॉल्ट स्टोरी, नमक की कहानी। ठीक है, ये कह रहे हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021 से है, the salt pans in Marakanam, a port town about 120 किलोमीटर from Chennai, are the third largest producer of salt। आपको कहानी तो पढ़नी है लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। सॉल्ट किस में पढ़ा है? एसिड बेसिस से सॉल्ट, तो सॉल्ट की सारी चीजें आपके माइंड में उस वक्त घूमनी चाहिए। ठीक है, इन तमिलनाडु separation of salt from water is a laborious process and the salt obtained is used as raw materials for manufacture of various sodium compound। yes, हमें पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, वो सब देखो इसी के बारे में। ये जो एक लाइन है ना, वो किसकी बात कर रहा है? जो NaCl से हमने प्रोडक्ट बनाना सीखा सॉल्ट वाले टॉपिक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते। वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज टॉकिंग अबाउट नाउ। यस, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, अब उसका रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टी सब माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है, यूज्ड इन बेकिंग एज एन एंटासिड एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये इसके यूजेस में पढ़ा। ठीक है, द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज इवेपोरेटेड, यानी अगर सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो एक मास ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन होता है। क्या क्या? ठीक है, क्या? सोडियम क्लोराइड 28 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 8, मैग्नीशियम सल्फेट 6, कैल्शियम सल्फेट 2, कैल्शियम कार्बोनेट 1। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन कितना हो गया? 45 ग्राम, यानी 1 लीटर से 45 ग्राम सॉल्ट ऑब्टेन हुआ, जिसमें NaCl का 28% नहीं 28 ग्राम है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? ठीक है, चलो इतना पढ़ लिया हमने। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा कंपाउंड एसिड से रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए? अब देखो तुम्हें कनेक्ट कर रहा है कहां से, जो आपने मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ा, एसिड बेसिस का रिएक्शन पढ़ा, वही सारी चीज है। और एसिड और बेसिस में रिएक्ट पढ़ा था ना, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कह रहा which one will give you carbon dioxide? Which one will give you carbon dioxide? Which compound in the table reacts with acids to release carbon dioxide? Yes, Umar, इधर। बताया भाई। अदनान भाई, सबके लिए क्वेश्चन है ये। एसिड से रिएक्शन कंपाउंड का याद करो। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कब होगा? कब रिलीज होगा? जब सॉल्ट में कार्बोनेट्स होंगे। एसिड का रिएक्शन याद करो, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स, ये रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में पढ़ा था। या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स व्हाट? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बोनेट होना चाहिए, तो यहां पे क्लोराइड है, ये नहीं होगा। यहां पे सल्फेट है, ये नहीं होगा। यहां पे सल्फेट है, ये नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एसिड के रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? कार्बोनेट होना चाहिए। सो द ऑप्शन विल बी सी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर डाउट है तो यहां पे देख लो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और वैसे भी मैंने रिएक्शन में बताया कौन सा। आगे क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर? ये कह रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट कितना प्रेजेंट होगा इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय, तो 45 ग्राम में, सिंपल कैलकुलेशन है, 45 ग्राम में मैग्नीशियम सल्फेट कितना है? 6 ग्राम। तो 135 ग्राम में कितना होगा? कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, 45 ग्राम में यहां कितना दिया हुआ है? 45 ग्राम में कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम। तो 135 ग्राम में कितना होगा? बच्चों वाला एकदम है कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? बताया था, सैचुरेटेड सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा कोई क्वेश्चन जो ना कर पा रहे हो? सब कर पा रहे हैं,
ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब देखो मैंने बताया था 3 तरह के सॉल्ट सॉल्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है उसका पीएच क्या होगा, ठीक है। उसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। और अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, दैट इज बेसिक। ये सारे सॉल्ट्स के टाइप्स में मैंने बताया था। तो अब यहां पे कह रहा है पीएच ऑफ द, व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कहां रेंज करेगा, 1 to 3। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पे मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें इस पे ध्यान देना है, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड केस, now what it says, the figure shown below represent an activity to prove the requirements for photosynthesis। photosynthesis के लिए क्या क्या चाहिए, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यही चाहिए मेन, और क्लोरोफिल, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर केप्ट इन द डार्क। 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए 2 पॉटेड प्लांट्स को डार्क में रखा गया, अंधेरे में। यानी अंधेरे में रखने का मतलब क्या हो गया कि फोटोसिंथेसिस उनमें 3 दिन तक नहीं हुई, कमरा बंद करके रख दिया गया। KOH is kept in the watch glass in setup X and not in setup Y। अब देखो KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, ये KOH पैलेट की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पैलेट। और ये क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एयर में होगा उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो X में है, यहां पे लिखा हुआ है X में है और Y में नहीं रखा गया, ठीक है। बोथ दीज सेटअप्स आर एयरटाइट, हैव बीन केप्ट फॉर लाइट। अब 6 घंटे के लिए दोनों को क्या कर लिया गया, लाइट में रखा गया, एयरटाइट करके। आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म विथ 1 लीफ। अब जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस जब होगा ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, वो ग्लूकोज चेंज होगा स्टार्च में, और वो स्टार्च लीफ में भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में और दूसरे सेल्स में, और वो भेज दिया जाएगा स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, चाहे स्टेम में चाहे रूट में, ठीक है। तो अब यहां पे कह रहा है आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है, स्टार्च के लिए, स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। अब यहां पे जो कंडीशन दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, एक तो अंधेरे में रख दिया गया, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। दूसरा, जब 3 दिन के बाद निकाला गया, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया गया, ग्लास ऊपर से है, एक में KOH रख दिया गया, यानी जो बची कुची कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी एक प्लांट सेटअप से ले ली गई जो आसपास थी, ठीक है। दूसरे वाले के पास कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे इनको लाइट में रख दिया गया, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो कह रहा है दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यानी किसकी एसेंशियलिटी को ये एक्टिविटी बता रही है, ठीक है, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। क्लोरोफिल निकाल लिया गया दोनों में से। देखो किसको हटाया गया है, 3 दिन तक दोनों को डार्क में रखा गया, मतलब सिमिलर कंडीशन दी गई कि 3 दिन तक दोनों ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। अब उसके बाद जब बाहर निकाला गया तो एक में KOH डाला गया, एक में नहीं डाला गया, मतलब एक से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली गई, मतलब एटमॉस्फेयर से हटा दी गई, और एक को कार्बन डाइऑक्साइड दी गई। तो किसको इंबैलेंस किया गया यहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये एक्टिविटी के फॉर्म में। द फंक्शन ऑफ KOH इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, which of the following statement shows the correct results of iodine test performed on the leaf। यानी दोनों की अब 6 घंटे के बाद लीफ तोड़ी गई, बकायदा उसका प्रोसेस होता है, बॉइलिंग एंड ऑल एवरीथिंग। फिर उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं तो जिसमें ब्लू ब्लैक आएगा वो क्या होगा कि स्टार्च प्रेजेंट हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, और जिसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा उसमें आयोडीन का कलर वैसे ही रहेगा, तो इसका मतलब वहां पे स्टार्च नहीं है। तो ये बताओ तुम्हारे अंदाजे से किसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखना चाहिए, जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, वाई में, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाई में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लाइट भी है, वाटर भी है, और आपका क्लोरोफिल भी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन ऑन लीफ ऑफ द प्लांट एक्स। पहले गलत, क्योंकि प्लांट एक्स पे तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स, दिस कुड बी
लेकिन सीओडी को भी देख लेते हैं। रेड कलर वुड बी ऑब्टेन, रेड तो हो गई नहीं, रेड तो हो गई, रेड कलर हो गई नहीं, तो रेड वाले ऑप्शन पहली मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि रेड कलर हो गई नहीं, तो बच्चा यहां बी, दैट बी विल बी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। Which of the following steps can be followed for making the apparatus airtight? Airtight करने के लिए आप क्या कर सकते हो? Placing the plants or glass plate, using a suction pump, applying baseline, ये baseline है, नीचे जो लाइन होती है जहां पे आपने वो जार रखा हुआ है, जो लाइन होगी, ठीक है, to seal the bottom jar। अच्छा ये वैसलीन है, सॉरी, दिस इज नॉट एस्लीन, दिस इज वैसलीन, यानी वैसलीन को अप्लाई कर दे वहां पे ताकि वहां पे एयर का जो है वो कट ऑफ हो जाए, एंड क्रिएटिंग वैक्यूम। ठीक है, अब यहां पे कौन कौन सा एयर टाइट करने के लिए कर सकते हैं? ठीक है, तो प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन द ग्लास प्लेट, एक तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी है, पॉइंट को समझना। यहां पे क्या है, सेकेंड और थर्ड, यानी सक्शन पंप को यूज करें और वैसलीन लगाएं, यानी बेस लाइन जो होगी जो नीचे की तरफ होगा उसमें हम क्या करेंगे, वैसलीन को अप्लाई करेंगे ताकि उसके बॉटम को हम क्या कर सकें, सील कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात आप जब रखोगे फिर प्लांट रखोगे उसके ऊपर से ग्लास जार ढकोगे तो वो पैक होना चाहिए ना। तो इसका मतलब सेकंड क्या है, सॉरी थर्ड क्या है इस वक्त जो हमें सही लग रहा है, थर्ड क्या है, एकदम करेक्ट है कि होना ही चाहिए, तो थर्ड इसमें और इसमें है, देख रहा है, तो इसका मतलब ए नहीं है और डी नहीं होगा। अब बचा क्या, सेकेंड और फर्स्ट, मींस प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन द ग्लास प्लेट, ठीक है, और यूजिंग अ सक्शन पंप, यानी सक्शन पंप को कर लें, वैक्यूम कर लें। अब ये बताओ वैक्यूम कर लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी दोनों में, KOH को यूज करने का मतलब क्या हुआ फिर, तो वैक्यूम क्यों करना है, वाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड देना है ना, वहां पे तो एयर रहनी चाहिए, एयर निकाल लेना है पूरी, मतलब दम घोड़ देना है एकदम, ये करना है। तो इसका मतलब वैक्यूम और सक्शन पंप वाले ऑप्शन क्या है, एकदम नहीं लेने हैं, मींस हमें क्या लेना है, बस उसको ग्लास पे रखें, उसके बाद उसके ऊपर पॉट रखें, उसके बाद ग्लास जार से ढक दें और उसमें वैक्सीन लगा दें, क्योंकि एक्स में QH ऑलरेडी आप रख रहे हो CO2 को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, ऑक्सीजन ये सब थोड़ी एब्जॉर्ब करके एकदम वैक्यूम कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सी। ठीक है, ऐसे दिमाग चलाना है, एकदम सिंपल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट केस, क्या बोल रहा है, नूर अ यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क, शी केप्ट 10 इनसाइड अ बॉक्स एज शोन इन द फिगर्स। अच्छा, फिगर नीचे दिया हुआ है, लेट मी जूम आउट दिस। अच्छा, ये दिया हुआ x inside the box, and with the help of a laser pointer made light rays pass through the holes on one side of the box. She had a small butter paper screen to see the spots of light being cast as they emerge. ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इस टाइप का सेटअप लिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब जैसे ये यहां पे एक बॉक्स है, बटर पेपर है एंड ऑल, रे 1 यहां से आ रही है और इमर्ज कहां से हो रही है, इधर से, मींस कुछ इस टाइप का डेविएशन दिख रहा है। ठीक है, रे 2 भी एंटर कर रही है, उसके बाद वो इस टाइप का डेविएशन दिख रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट कुड बी द एक्स दैट शी प्लेस इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, ये कब दिखता है, मींस रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पे रिफ्रैक्शन मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, मींस जहां पे रे जा रही है उससे क्या कर जा रहा है, यस। ठीक है, मान लो ये नॉर्मल है, ओहो, देख रहे हैं, अब यहां पे रे इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मल से रिफ्रैक्ट कर जा रही है, तो कह रहे हैं व्हाट कुड बी एक्स, ये एक्स क्या हो सकता है, अ कन्वर्जिंग लेंस, अ पैरेलल साइडेड ग्लास बॉक्स, अ प्लेन मिरर, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्या हो सकता है। What could be? रे का पैटर्न देखो,
हाँ भाई, देखो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा तो ये तो दिखेगा ही ना, वो तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहां पे तो पास कर रहा है, तो इसका मतलब मिरर तो है ही नहीं। अब बचा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, या तो प्रिज्म है, या तो पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक है, या फिर लेंस है। ये तीनों रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, और ये रिफ्रैक्टिंग मटेरियल हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द रेज, रेज के पैटर्न पे। अब याद करो ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक पे क्या होगा, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन गलत है? देखो फिर से ये देखो क्या बोल रहा है। Noor, a young student, was trying to demonstrate some properties of light in her science project. She kept X inside the box as shown in figure. With the help of a laser pointer, made light rays pass through the holes on one side of the box. She had a small butter paper screen to see the spots of light being cast as they emerge. She had a small butter paper screen to see the spots of light being cast as they emerge. हाँ भाई, ऑनलाइन वाले भी एकदम चुप हैं, क्या बात है? अब समझ में आया? यस, क्योंकि देखो प्रिज्म अगर होगा भी, देखो ना इधर देखो, प्रिज्म में क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन होता है प्रिज्म अगर होगा। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं दो कलर रेज है, मान लो, ठीक है कि कलर रेज है, लेकिन जो कलर रेज होती है वो एक दूसरे के पैरेलल थोड़ी होती है, तो प्रिज्म भी नहीं है। ठीक है, प्लेन मिरर तो होगा ही नहीं। अब बचा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल रेज अगर ये आ रही है तो इट मस्ट बी कॉन्वर्ज टू वन पॉइंट, तो यहां पे कन्वर्जेंस भी नहीं है, सिंपल। तो दैट कुड बी व्हाट, अ पैरेलल साइडेड ब्लॉक। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये एयर ही हो सकता है ये मीडियम वो हो जो इस ग्लास से ज्यादा डेंसर हो। ऑयल, लाइट तो कहीं से भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि एयर से आ रही है। सिंपल, समझ लो। अरे तो यहां पे ये कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि एयर एंड ऑल, ये सिंपल। यहां पे क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर जा रही है, इसका मतलब ये इस वक्त रेयर है और ये डेंसर है, दैट्स इट। हमें यहां पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और बाकी जो ऑप्शंस है उसके बेसिस पे डिसाइड करना। तो इसका मतलब ये रेयर है, ये तो ग्लास है ही, तो ग्लास से जो डेंसर है वो ये मटेरियल हो सकता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है शी मेजर्ड द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स to be 48.6 degree Celsius. Angle of incidence दोनों बॉक्स के लिए. She knew the refractive index of the material X inside the box was 1.5. ग्लास है, 1.5 होगा. What will be the approximate value of angle of refraction? Angle of refraction की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक मिनट मैं जूम कर देता हूं. भाई आप लोग हैं कि चले गए? इतना जबरदस्त क्वेश्चन है आप. ये कह रहा है शी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज, क्योंकि पैरेलल थी दोनों रेज. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है?
48.6 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वैल्यू किसकी दी हुई है, साइन 48.6। क्या दिया हुआ है, साइन 48.6। अब याद करो हम क्या पढ़ते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.75। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.75। ठीक है, साइन आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.5। ठीक है, तो 1.5 इज इक्वल टू 0.75 अपॉन साइन आर। तो कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब देखो वैल्यूज कौन कौन सी दी हुई हैं, कुछ जानी पहचानी, 45, 30, 60, 40 जानी पहचानी नहीं है, लेकिन हम फोकस करेंगे कि हमारा 45, 30, 60 के पास ही आए कुछ, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि यही आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, थोड़ा सा और इसको साफ सुथरा क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना दिया हुआ है, जिसको निकालना होता है ग्लास का, तो वही उसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, दूसरा साइन आई यानी कि साइन 48.6 अपॉन साइन आर। साइन आर हो गया साइन 48.6, कितना दिया हुआ है, 0.75 अपॉन 1.5। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। 1/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन में क्या होता है, 1/2 किस पे आता है, यस दैट इज साइन 30। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आ गया ट्रिग्नोमेट्री यहां पे। तो यहां पे क्या यूज किया इसने, स्नेल्स लॉ, और क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने कहा ना जो वैल्यूज नहीं होगी तो वो बोर्ड में वैल्यूज जरूर देंगे। तो यहां पे साइन की वैल्यू देने का मतलब ये हो गया कि यू हैव टू अप्लाई हियर व्हाट, द स्नेल्स लॉ। कोई अभी भी डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या हुआ, अच्छा, her friend noted the following observations from this demonstration. Glass is optically rarer than air. Air and glass allow light to pass through them with the same velocity. ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन इसने किया। ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर। अभी यहां पे स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी। एयर और ग्लास में वेलोसिटी सेम होती है। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास. Speed of light through a denser medium is faster than that of the rarer medium, and the ratio sine of angle incidence is the first medium to the ratio of sine of angle of refraction in the second medium gives the refractive index of the second material with respect to 1. ठीक है, तो देखो यहां पे वही चीज है कि यहां पे जब ये दिया हुआ था x मटेरियल, यहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, ग्लास। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो मुझे यहां पे ये जो I बन रहा है और ये जो R बन रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में किसका लूंगा, जहां से लाइट आ रही है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका लिया जाएगा, जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, और जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट करती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलता है। तो यहां पे देखो कह रहा है कि रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द सेकंड मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मटेरियल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आर किसका होना चाहिए, सेकेंड मीडियम, यानी कि उसका होना चाहिए। तो कह रहा विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। तो ग्लास ये वाला वैसे ही इनकरेक्ट है। ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है। एयर एंड ग्लास बोथ हैव द सेम स्पीड, गलत। एयर इज ऑप्टिकली रेयर, यस करेक्ट है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर देन दैट ऑफ द रेयर मीडियम। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्लो हो जाएगी स्पीड। और फिफ्थ भी क्या है, करेक्ट है। तो थर्ड और फिफ्थ दैट इज डी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस
आते हैं और वही सब कॉन्सेप्ट पे बेस के आपके केसेस बन के रेडी हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, ये कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स, यानी ये एक्स की बात कर रहा है, was made of a material with a refractive index less than 1.5, ये कह रहा है चलो वो refractive index वाला मटेरियल 1.5 वाला रखा। अब मान लो कि if the object inside the box वो 1.5 वाला नहीं होता, उससे भी कम होता, ठीक है, then the lateral shift of the rays would have been less, यानी वो जो शिफ्टिंग हुई है, ठीक है, रे ऐसे जा रही थी, शिफ्टिंग ऐसे हुई है ना, ठीक है, तो कह रहे शिफ्टिंग और कम होती, यानी और नॉर्मल की तरफ आती। तो ये बताओ, ये 1.5 से अंदर जो बॉक्स के है 1.5 से और कम होता तो शिफ्टिंग तो और ज्यादा होती है ना, वही समझ में आया? 1.5 से कम होने का मतलब और रेयरर हो गया, और हल्का हो गया, तो फिर उसके बाद उसमें जो शिफ्टिंग आएगी और ज्यादा आएगी, ठीक है, किसकी तरफ? नॉर्मल से दूर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन मोर, ये सही है। लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड रिमेन द सेम, बिल्कुल नहीं, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करोगे कुछ ना कुछ शिफ्ट में, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ओ सॉरी, यहां पे किसकी बात हो रही है? लैटरल शिफ्ट की। देखो मैं बता रहा हूं, ये हो गया, एक मिनट, ये ग्लास हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है, इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्शन, और फिर ये आ गया वापस, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल रे थी, यस, क्या चीज? एक मिनट, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। अब देखो, हाँ, लैटरल शिफ्ट इसको कहेंगे, ठीक है, मेरे माइंड में वो था। चलो, तो यहां पे क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा। लेकिन जो लैटरल शिफ्ट है वो क्या होगा? लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस, मतलब शिफ्टिंग कम होगी, शिफ्टिंग जो होगी वो ज्यादा होगी, शिफ्टिंग सेम रहेगी, मतलब जितना ये शिफ्टिंग हो रही है। अब मान लो ये और हल्का हो गया, ठीक है, यानी और रेयर, तो ये बताओ ऐसे रह जाएगी तो ये और ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगी अंदर, फिर उसके बाद बाहर ऐसे आएगी, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव यानी शिफ्ट क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? दैट लैटरल शिफ्ट वुड हैव बीन मोर, ठीक है। सो लेट अस सी द आंसर। मेरा माइंड में वो आ गया, lateral shift would have been less. जब बाहर निकलेगी तो और डाउन होगी, और जब रेयर होगा तो और, जब टेंशन हो जाएगा तो और डाउन होगा। नहीं, तो डाउन तो होगा, लेकिन
डाउन तो होगा, लेकिन लैटरल शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि ये डेंसर है, ये 1.5 से और कम हो गया, तो इसका मतलब यहां पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बढ़ जाएगा ना। तो ये जब इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये वाली रे इसके पैरेलल ही तो रहेगी। लैटरल शिफ्ट में ये तो पैरेलल ही रहेगा, ये और ये। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगा, जितना रिफ्रैक्शन हो रहा है। पॉइंट को समझिए। जैसे मिसाल के तौर पर कि यहां पे ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, अब ये रेयर हो गया ना और हल्का हो गया इससे, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, और दूर, मतलब टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि अगर ये 1.5 से ज्यादा होता तो रिफ्रैक्शन और थोड़ा सा अंदर की तरफ होता, ठीक है। तो यहां पे वही कह रहा है कि ये डेंसर है, तो जब यहां पे ये ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो मेरे हिसाब से तो ये जब बाहर निकलेगा, क्योंकि ये और ये रे पैरेलल ही रहती है ना, तो शिफ्ट तो यहां पे ज्यादा दिख रहा है। रुक जाओ, देयर इज स्लाइट कंफ्यूजन, मैं इसको लाइव चेक करता हूं एंड लेट अस सी, क्योंकि मेरे लिहाज से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस। Object inside the box was made of the material with the refractive index less than 1.5, तो इसका मतलब और रेयर हो गया। लेट मी चेक इट, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं लाइव इसको चेक करता हूं। क्या हो गया? डाउन कर दिए बाद में। देखिए वो बिल्कुल वो होगा, बट जो है क्योंकि रे पैरेलल रहेगी ना, ये जल्दी खुल जाओ। ये और कहीं से स्मेल तो नहीं आ रही है? नहीं मतलब कहीं बार बार कुछ तो नहीं चल रहा है? नहीं स्पार्किंग तो हुई है, वो तो वहां पोल पे भी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे और ज्यादा हो रहा है। यहाँ वापस ये घंटा साफ नहीं, वो इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ, स्नेल्स लॉ के बेसिस पे इन्होंने किया है, ठीक है, स्नेल्स लॉ के बेसिस पे होगा वो, ठीक है, दैट इज n विल बी इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा साइन i, ठीक है, ये हो जाएगा साइन r। If we decrease the refractive index, the angle of refraction increases. ठीक है, the lateral shift of rays will be less. Lateral shift of rays will be less. Because angle of refraction is becoming equal to the angle of incidence. Lateral shift is becoming less because angle of incidence तो angle of refraction is becoming equal to angle of, angle of incidence के बराबर हो रहा है? कम है
जब बढ़ेगा तो वो इसको ना टेंशन मतलब ज्यादा नहीं तो डेंसर होगा तो देखो यहां पे जो ना जब एक बार और इसको देखते हैं। एक तो नेट भी एकदम क्या हो रहा है? नहीं ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, स्पार्किंग अलग चीज है। ये जो तुम देख रहे हो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, वहां पे स्पार्किंग हो रही है, नहीं हो रही है ना, ये कहीं पोल पे हो रहा है। नहीं तो वो तो आएगी ना स्मेल, क्योंकि वहां पे मैं गया हूं तो वहां। चलो रुक जाओ मैं देखता हूं। ओफो इंटरनेट इतना क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, देखो ये कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 then the lateral shift of the rays would have been less. Lateral shift तो अगर और हल्का मीडियम होगा अच्छा एक मिनट रुक जाओ। देखो मान लो ग्लास स्लैब होता है, इसको समझते हैं क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये एयर है, ये ग्लास है और ये एयर है, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। वही चीज एक मिनट पहले यहां पे ये हो गया, ठीक है। मान लो ये एयर है तो जाहिर सी बात नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, फिर उसके बाद एयर में जब निकलेगा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ नहीं कर रहा, अवे कर रहा है एज पर डायग्राम, ठीक है। तो मान लो हम इसको ग्लास मान लें, इसको एयर मान लें समझने के लिए अकॉर्डिंग, और इसको हम मान लेते हैं ग्लास। तो इसका मतलब यहां से रे इंसिडेंट आ रही है और नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। फिर वो एयर से ग्लास में आएगी तो फिर बेंड हो जाएगी, क्लियर। अब ये मान लो कि और हल्का मीडियम हो गया, तो और हल्का मीडियम हो गया तो इसके रेस्पेक्ट में और ज्यादा गैप आ गया ना रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो रे ये आ रही है, ठीक है, मान लो ये इंसिडेंट हो रही है तो दैट विल मूव अवे मोर फ्रॉम द नॉर्मल, और दूर जाएगी। तो जो जहां पे दूर जाएगी तो यहां पे थी, अब ये यहां पे पहुंच जाएगी, तो जो इमर्ज करेगी वो यहीं से करेगी ना। तो लैटरल शिफ्ट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। बट आई विल गिव द टाइम, इस पे टाइम दूंगा क्योंकि यहां पे अब देखो ये चीज है, व्हाट्स हैपनिंग।
सर यही थे, सब डिस्कनेक्ट हो गए, नो इंटरनेट कनेक्शन। राउटर का काम। तो मैं इसको करता हूँ क्या? कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इश्यू है, ठीक है, मीटिंग यू नेक्स्ट टाइम।